नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज हमारा आज का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। क्या होता है वक्फ बोर्ड, है ना? इसको वक्फ भी कहते हैं और हिंदी में इसको वक्फ भी कह देते हैं। ठीक है, होता क्या है समझना। इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि जो मुस्लिम्स होते हैं ना, इसका बेस हम यहीं से तैयार करते हैं कि मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर सेकुलर कंट्री है ना, मल्टी रिलीजन के लोग रहते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है, जिसके अंदर अगर ये किसी प्रॉपर्टी को कह दें कि वक्फ प्रॉपर्टी है और क्लेम कर दें, तो वो प्रॉपर्टी के लिए आपको यानी जिसकी प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रूव करना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। अगर आप फेल हो जाते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को अपना क्लेम करने में फेल हो जाते हैं, तो उस केस में दैट प्रॉपर्टी विल बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसा कर करके भारत में 3 सबसे बड़े ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास प्रॉपर्टी है। पहले नंबर पर इंडियन आर्मी आती है, जिसके पास पहले नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है भारत में। दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवे आती है, जिसके पास दूसरे नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया, और थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। अब बात ये निकल के आती, कैसे ऐसा होता है, क्या इसका मतलब होता है? तो देखो ध्यान से समझना, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फिर इसका रूल्स एक्ट कब बनाया गया, फिर इसकी लिए कौन कौन से बार इसमें अमेंडमेंट किए गए, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया गया, और अभी 2024 में क्यों ये न्यूज में है, क्यों इसके लिए अमेंडमेंट करना चाहते हैं और इसमें क्या अमेंड करना चाहते हैं। तो उस चीजों पर चलने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। तो जो वक्फ बोर्ड है, एक्चुअल में वक्फ होता क्या है समझना, सिंपल डेफिनेशन समझना, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। वक्फ इज ए चैरिटेबल एंडोमेंट अंडर इस्लामिक लॉ। ये इस्लामिक लॉज के अंदर, याद रखना, हिंदू लॉज में इंडिया में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। वेयर प्रॉपर्टी इज डोनेटेड फॉर द रिलीजियस और द चैरिटेबल पर्पजेज एंड इट्स ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द गॉड। अगर मैं मुस्लिम हूं और मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी चैरिटी में दान दे दी, ठीक है, चैरिटी में दे दी है, दान में दे दी, तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है उससे जो प्रोड्यूस होगा, उससे जो बेनिफिट होगा, वो सारा बेनिफिट गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए यूज होगा, एंड माई दैट प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। वो प्रॉपर्टी मेरी भगवान की हो जाएगी, यानी कि मुसलमानों में अल्लाह की हो जाएगी। और समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने कोई जमीन दान में दे दी, और वो मैंने जो दान में दिया उसे नाम दिया गया वक्फ प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी है अब उस पे कोई धर्मशाला बना दी जाए, जैसे हिंदुओं में धर्मशाला बना देते हैं, आने जाने वाले लोग रुकते हैं। आपने देखा होगा, कभी श्याम जी के गए होंगे, महाकाल गए होंगे, तो बहुत सारी धर्मशालाएं बनी होती हैं, है ना, जो कि धर्म के नाम पर चलाई जाती हैं। गरीब लोगों के लिए 20-20, 50-50 रुपए में आप नाइट स्टे कर सकते हो, फ्री खाना मिल जाता है। सेम ऐसे तो मुस्लिम्स में जो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, आप एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर सकते हो, आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी से जो प्रोड्यूस होगा वो आप लोगों के भलाई के लिए, गरीबों के लिए यूज करोगे। ये होती है वक्फ प्रॉपर्टी। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये जो वर्ड है वक्फ प्रॉपर्टी का, वक्फ जो वर्ड है ये मुस्लिम से ओरिजिनेट हुआ है। और आपको पता है जो मुस्लिम्स है वो कब से अपने आप को कह सकता हूं कि एक्सपेंड करना शुरू किया उन्होंने 632 में। समझना ध्यान से, 632 में किसकी डेथ हो जाती है? प्रॉफेट मोहम्मद। किसकी डेथ हो जाती है? प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। और जब प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मुस्लिम्स से उन्होंने अपने आप को फैलाना शुरू किया। और मुस्लिम्स में जो राजा था, जो पहला खलीफा बना, राजा ने, देखो राजा मतलब जो उनका पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर था, वो अपने आप को राजा कहता था। और राजा जो था उसको ये लोग क्या कहने लगे? खलीफा कहने लगे। क्या कहने लगे? खलीफा। तो मुस्लिम्स में खलीफा का मतलब होता है कि उनका रिलीजियस एंड उनका स्पिरिचुअल लीडर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 1919 में जब हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था फर्स्ट, तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम खलीफा की पोस्ट को खलीफा की पोस्ट से हटा देंगे। तो दुनिया भर के मुसलमानों ने इसका अपोज किया। तो टू अपोज द रिमूवल ऑफ द खलीफा फ्रॉम द पोस्ट, इंडियन मुस्लिम्स ने जो रिवोल्ट किया, जो मूवमेंट किया, उसे क्या नाम दिया गया? खिलाफत मूवमेंट। हम वहां से भी पढ़ चुके इन चीजों को। तो जो पहला खलीफा बना था उस समय, वो कौन था? उमर खलीफा। और उस उमर खलीफा ने उस प्रॉफेट मोहम्मद को, जिसकी पूजा करते हैं मुस्लिम्स, ठीक है, उससे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे लोगों का भला हो। तो
तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे कहा कि कुछ भी अपना कुछ ऐसा दान कर दो जिससे लोगों का भला हो सके और उस प्रॉपर्टी से लोगों का, गरीब लोगों का हमेशा भला किया जा सके। तो उसने अपनी एक जमीन डोनेट कर दी इन द नेम ऑफ द गॉड। तब से जो मुस्लिम्स नेम ऑफ द गॉड में जो भी जो प्रॉपर्टी डोनेट करता है उसे हम कह देते हैं क्या, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या वक्फ प्रॉपर्टी कह देते हैं। बाद में बोर्ड बन गया तो वक्फ बोर्ड बन गया। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया, वक्फ प्रॉपर्टी। तो तब से चली आ रही है। फिर अब एक बात समझना, ये तो ठीक है, ठीक है, वक्फ बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग एंड द रेगुलेटिंग दीज एंडाउमेंट्स। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको वक्फ एक्ट को 1995 में बनाया और उसके बाद 2013 में इसको अमेंड कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिया में आया कैसे, तो देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले इंडिया में इन्वेड करने वाला कौन था, 712 AD के अंदर आया था। कौन? तो आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम पहला मुस्लिम था जिसने इन्वेड किया था 712 में। और उस समय क्या हुआ था, थोड़ा सा समझना कि जो श्रीलंका का एक राजा था उसने जो खलीफा था उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे थे और रास्ते में भारत से होकर जाना पड़ता था। तो जब भारत से होकर जा रहे थे वो लोग गिफ्ट लेकर, तो रास्ते में हमारे यहाँ पर एक जगह पड़ती थी, ठीक है, उसका नाम था देवल। वहां का जो राजा था उसने क्या कर दिया, उसको लूट लिया। जब उसने लूट लिया तो उस लूट का बदला लेने के लिए वहां के खलीफा ने किसको भेजा, मोहम्मद कासिम को, 17 साल के लड़के को। वो इन्वाइट करता रहा और जो देवल का राजा दाहिर था उसको मार दिया। उसकी 2 बेटियों को किडनैप करके लेकर चला गया कहाँ, खलीफा के पास, और उसको एज ए गिफ्ट दे दिया। वो पहला इन्वेजन था इंडिया के ऊपर। तब से भारत के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अब समझना, जैसे आगे टाइम पास हुआ तो भारत का, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, ठीक है, सॉरी मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गोरी आया। फिर उसके बाद उसने, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, उसका स्लेव कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए भारत में सबसे पहले, पूरी कहानी समझना, भारत में सबसे पहले 1206 में किसकी स्टार्टिंग होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसकी स्टार्ट करता है, तो वो स्टार्ट करता है स्लेव डायनेस्टी। किसकी स्टार्टिंग करता है, स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी जो शुरू होती है, पहली डायनेस्टी होती है जो भारत पर, मुस्लिम डायनेस्टी जो रूल करती है, और इसको बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो याद रखना ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जब मोहम्मद गोरी का गुलाम था तो इसको कहा गया गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। हालांकि इस पूरे को क्या कहते हैं, तो इस पूरे को हम कह देते हैं कंबाइंडली दिल्ली सल्तनत। क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत। क्यों कहते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जो रूल करते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। और बाद में मुगल्स आए तो इनको मुगल क्यों कहा, क्योंकि ये मंगोल से आए थे। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 1206 से जब से कुतुबुद्दीन ऐबक बना, इसी ने, याद रखना, कुतुब मीनार बनाया था, इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में, तब से मुस्लिम्स का रूल है। और मैंने कहा इसके बाद 1206 से 1206 से 1526 तक कौन रहे, दिल्ली सल्तनत के राजा रहे। जैसे पहले स्लेव डायनेस्टी रही, उसके बाद आपके खिलजी आ गए, है ना, उसके बाद आपके तुगलक आ गए, उसके बाद सैयद आ गए, उसके बाद लोधी आ गए। और लोधी में जो लास्ट था आपका, वो जो इब्राहिम लोधी, उसको हरा दिया किसने, बाबर ने, और मुगल डायनेस्टी आ गई 1526। तो मैं कह सकता हूं कि 1526 से लेकर 1858 तक पहला राजा कौन था इसमें, बाबर। ठीक है, बाबर जो भारत में तोप लेकर आया था, तोप का इंट्रोडक्शन इसने किया था पानीपत की फर्स्ट बैटल में। ठीक है, लास्ट राजा कौन था, तो लास्ट राजा था बहादुर शाह सेकंड, या इसी को नाम दिया गया बहादुर शाह जफर। अब समझना लगभग कितने साल हो गए, तो लगभग 600 साल हो गए। 600 ईयर तक इन्होंने लगभग रूल किया। अब जो 600 साढ़े 600 साल तक इन्होंने रूल किया तो मैक्सिमम चीजें किसके पास थी, मुस्लिम्स के पास थी। और बाद में हमारे यहाँ पर रूल किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का रूल हो गया। 1858 के बाद हम क्राउन के अंडर आ गए। समझना पूरी कहानी, हम क्राउन के अंडर आ गए। जब क्राउन के अंडर आ गए तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम 2 ग्रुप बन गए। अब जो कांग्रेस थी, कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में, 28 दिसंबर, इसलिए कांग्रेस के सेशन भी दिसंबर में होते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, WC बनर्जी। अभी कौन है, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। अब क्या हुआ, कांग्रेस बनी। अब कांग्रेस धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की, स्वराज की, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही थी। तो अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस को कैसे न कैसे तोड़ा जाए। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए क्या किया, बंगाल डिवीजन किया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1905 बंगाल को रिलीजन के नाम पर तोड़ा गया। ईस्ट बंगाल बना दिया, वेस्ट बंगाल बना दिया। ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका कर दी, जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता कर दी, जो आज वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। उधर बोले मुस्लिम रहेंगे, इधर बोले हिंदू रहेंगे। अब ये हुआ कि भारत के लोगों ने इसका अपोज किया। उनको पता था कि कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है बंगाल डिवीजन के नाम पर।
तो बंगाल के लोगों ने बंधन दिवस सेलिब्रेट किया 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन सेपरेट होना था। बंगाल के लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया 1907 में, जिसमें आमेर सोनार बांग्ला गीत गाया गया, जो आगे चल के बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना, जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उन्होंने आपका जन गण मन अधिनायक भी लिखा हुआ है, तो 2 देशों का लिखा है। समझना पूरी कहानी, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये नहीं टूटेंगे, तो उन्होंने 1913 में उस वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था, पहले से आ रहा था बंगाल प्रेसिडेंसी में इधर उधर, उसको क्या किया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बना दिया गया और कह दिया गया कि मुसलमानों की राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर सकते हैं। अब बात ये समझ के आती है, आपने सुना होगा कि ये लोग जिस भी प्रॉपर्टी को मन करता है उसको क्लेम कर देते हैं। जैसे इन्होंने तमिलनाडु में गांव को क्लेम कर दिया जिसमें 2000 लोग रहते थे, और इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो गांव है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा गया कि पिछले 600 साढ़े 600 साल तक इन्होंने रूल किया था, तो कहीं ना कहीं ये चीज इनके किसी न किसी राजा के पास रही होगी, मुस्लिम के नाम पर रही होगी। तो या तो तुम अपना प्रूफ ले आओ कि ये तुम्हारी है। अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो ये इनडायरेक्टली हमारी हो जाएगी, वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और हम इस प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज करेंगे? भगवान की प्रॉपर्टी हो चुकी है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, मुस्लिम्स, गरीब मुस्लिम्स के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? दुनिया के बहुत से देशों में वक्फ प्रॉपर्टी चलती है, याद रखना, वो गरीब मुसलमानों के लिए काम की जाती है। जैसे कोई मैरिज हॉल बना दिया, ठीक है, वहां से कोई जमीन है, उससे पैसा आ रहा है, उससे गरीब लड़कियों की शादी करा दी, लड़कों की शादी करा दी, ये सब होता है। लेकिन भारत में इसका मिसयूज होने लगा, क्योंकि इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिलीजन। और जो रिलीजन के बिहाफ पर टूटा था, तो जो एंटी नेशनलिस्ट मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, नेशनलिस्ट मुस्लिम थे वो इंडिया रहना चाहते थे। लेकिन डिवीजन जो हुआ वो जगह को लेकर कर दिया, तो उधर के नेशनलिस्ट जो इधर आना चाहते थे बेचारे वहीं फंस गए, और इधर के एंटी नेशनलिस्ट वहां जाना चाहते थे, किसी कारणवश नहीं जा पाए। और जब वो नहीं जा पाए तो आज भी वो भारत में क्या कर रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, टेररिस्ट ग्रुप से लिंक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति तो है ही नहीं। मैं हर की बात नहीं कर रहा, 2 4 5 जो भी जितने परसेंटेज है। अब वक्फ बोर्ड है, ये किसी भी जमीन को क्लेम कर लेता है, और इसमें सारे मुस्लिम्स बने हुए हैं। याद रखना, वक्फ बोर्ड किसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और जब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इसको कंट्रोल करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मिनिस्टर कौन बनाता है? तो आप सभी को पता है, मिनिस्टर बनाने का राइट किसके पास है? तो आपके पीएम के पास है। क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, वो कितने हैं? 15% हो सकते हैं। पहले 10% हुआ करते थे। इसी के अंदर एक क्या आता है? माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री आती है, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसका मिनिस्टर उसको कंट्रोल करता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है आप सभी के दिमाग में कि ये जो बोर्ड था, अब किसी भी एक सरकार को क्लेम कर दे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कांग्रेस को क्लेम कर दिया, ब्लेम कर दिया कि भाई इसने किया, तो आज की सरकार जो है, आज की सरकार वो इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? ये भी क्वेश्चन उठता है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। करने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज अगर तुमने खत्म कर दिया तो जो एंटी नेशनलिस्ट जो मुस्लिम्स है वो दंगे करना शुरू कर देंगे, तो हम इसको कंप्लीट भी खत्म नहीं कर सकते। उस समय हमने इसलिए दिया था क्योंकि उस समय हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारा कंट्री रिलीजन के बिहाफ पर टूटा था। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं ये कह सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो 2 लोग हैं, ए और बी। ए के दादा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और वो उस पोते के पास पहुंच गई, और वो अपने दादा को खूब वो दुआएं देता कि मेरे दादा ने मेरे लिए हाईवे के पास प्रॉपर्टी बना दी। एक दूसरा है, उसके दादा ने कुछ नहीं बनाया, तो क्या उसको अपने दादा को गाली देनी चाहिए, दादा को कुछ कहना चाहिए कि हाँ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ? हो सकता है कि उस बचपन में उसके पिताजी बहुत बीमार हो गए और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी मजबूरी रही हो कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर उनके पिताजी का इलाज कराया और आज उनके पास कुछ नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि उस समय की जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को आज अगर मैं कहूं कि वो गलत हुआ, वो सही हुआ, तो बिल्कुल ही गलत पॉइंट है। हालांकि वक्फ बोर्ड, मैं फिर से कह रहा हूं, एक अच्छा वर्ड है, मुस्लिम्स लॉज में एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए, बट इन इंडिया ये एक्ट यही तो कह रहा है, ये 2024 में अमेंडमेंट यही तो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसमें एक हिंदू पर्सन भी हो, हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक गलत चीज जो हो रही है ना, जो मिसयूज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी क्लेम करके बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। कल को एक दूसरा पाकिस्तान बना लेंगे हम, बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसा खत्म होना चाहिए। लेकिन
लेकिन मैंने कहा खत्म कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, रूल्स बना सकती है, क्योंकि पहले से लॉज बने हुए हैं, करने को कुछ भी कर सकती है सरकार, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें देश को भी देखना है, हमें दंगों को भी देखना है, तो सरकार ने कहा कि चेंजमेंट कर देते हैं। तो उसके चेंजमेंट के लिए, अमेंडमेंट के लिए 2-4 बातें लागू की गई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दूसरे देशों में बहुत अच्छे से चलती है, भारत में मिसयूज हो रहा है, मैं ये कह सकता हूं। जो मन में आया वो क्लेम कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल गलत चीज है, इसको बंद होना चाहिए। बंद क्यों नहीं कर सकते कंप्लीट? तुम समझ चुके हो। उस समय क्यों दी गई थी वो भी तुम समझ चुके हो, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। आज समझ में आ रही है? अब हम कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट करके धीरे धीरे कर सकते हैं। समझ गए क्या? ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? आपके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर ठीक है, आपने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26 का वोलेशन नहीं कर रहा क्या? क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 एंड 26 कौन से आर्टिकल हमारे? तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, कि हर इंसान को रिलीजियस फ्रीडम है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट करे, प्रैक्टिस करे। लेकिन याद रखना, ये 25 और 26, जैसे आर्टिकल 25 कहता है कि मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस और वो करूंगा, प्रमोट करूंगा, ये सिर्फ हिंदूज के लिए है। और हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? सिंपल याद रखना, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब। इसके अलावा जो लोग हैं वो सब माइनॉरिटी में कंसीडर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो है वो अलग रिलीजन के हैं। ये सारे जो हिंदू, जो आपके सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन है, ये हिंदू से निकले हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं वक्फ बोर्ड की बात करूं तो ये कौन है? मुस्लिम्स के लिए बना है, और मुस्लिम्स तो इसके अंडर आते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसका वोलेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। आर्टिकल 26 कहता है कि अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी पर्सन मूवेबल, समझना अच्छे से, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर सकता है? इकट्ठी कर सकता है। जैसे बाबा लोग होते हैं कि मैं बहुत गरीब था बचपन में, बहन की शादी नहीं करवा पाए थे, पैसा नहीं था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है। क्यों? तुम लोगों ने दान में दी है। तो रिलीजन को प्रमोट करने वाला पर्सन अब मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी को गैदर कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो पैसा होता है ना, करेंसी, नोट, ये सब। नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, जमीन हो गई। जैसे मान लो अगर तुम चाहो कि मेरे अकाउंट में तुम 1 करोड़ रुपए डाल दो, तो शाम को पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, कहां से आ गए। अगर तुम किसी बाबा के अकाउंट में डाल दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे किसी के भी जो रिलीजन को प्रमोट करवाता है, जो धर्म का ठेकेदार है, बाबा, मौलवी, जो भी है, तुम उसके अकाउंट में डालोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, तो वो लोग पैसा, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये वक्फ बोर्ड उसमें नहीं आता है, ध्यान रखना, ये उसमें नहीं आता है। ये मुस्लिम्स उस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर डोनेट करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम लोगों से जुड़ी हुई है तो कहा गया कि वो किसकी मानी जाएगी? वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। यही तो कमी है इस एक्ट के अंदर, यही तो रीजन है कि तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्लेम करने वाला ये ग्रुप बन चुका है, ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, और इसी को हमें कम करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर कहोगे सर ये कैसे? तो इनके लिए कौन से आर्टिकल है? तो कौन सी फंडामेंटल के आर्टिकल्स बने हुए हैं? तो याद रखना, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, दीज बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी। 29 में लिखा है कि माइनॉरिटी ग्रुप के लोग जो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन 30 में लिखा है कि और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे कि इसमें मदरसा लिखा हुआ है, ये आप जानते हो, ठीक है। और इसको पढ़ लेना अच्छे से। यूपी ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया इस बार, जो 2004 में बना था, उसको 20 साल के बाद यूपी ने क्या कर दिया, वहां के हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बात भी वहां से समझ लेना, ठीक है। अब मैंने कहा 25-26 इसमें तो नहीं आएगा, ये माइनॉरिटीज के केस में चला जाएगा। समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। On 8th of August, मुद्दा क्या है? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू proposed sending the Waqf Amendment Bill 2024 to the Joint Parliamentary Committee after tabling the bill in the Lok Sabha. In a statement, he said, constitute a joint parliamentary committee and refer the bill to it for wider scrutiny. Discuss the bill extensively, call more stakeholders and listen to their opinions. Pass this bill to the committee and in future we will listen to their suggestion with open heart, as the Waqf Act 1995 is being amended by the government along with repealing the Mussalman Waqf Act. Here is all you need to know about the
वक्फ, ये पूरी जानकारी लिखी हुई है, किसी न्यूज़पेपर से मैंने पिक किया और कुछ भी नहीं है जो उस दिन न्यूज़ में था। वक्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ब्रांचेस ऑफ द इस्लामिक jurisprudence. However, the term वक्फ has no mention in the holy book. बुक में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, जो मुस्लिम्स की बुक है। The concept seen are connotative in some of the verses. The foundational emergence of the idea can be found in the words and deeds of the prophet Paigambar Muhammad. When Omar sought the advice of the prophet for the pious use of a piece of land called Samaga in Khaybar, the prophet said, tie up the property and devote the usufruct to human beings, and it is not to be sold or made the subject of gift or inheritance. Devotee its produce to your children. मतलब ये जो जमीन तुम दान में दे रहे हो, ये ना तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, ना तुम्हारे बच्चों में इनहेरिट होगी, ये सिर्फ किसके लिए यूज होगी? योर काइंडर एंड द पुअर इन द वे ऑफ द गॉड, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए यूज में होगी। अब इस अमेंडमेंट बिल में ये कहा गया कि उसको क्या किया जा सकता है, किसी को इनहेरिट भी किया जा सकता है। ठीक है। In short, the Prophet dedicated a piece of land that the acquired in the canton of Khaybar for the use of travelers, जो घूमने फिरने वाले लोग, धर्मशाला जो होती है अपने धर्म में। Similarly, Abu Bakr created a waqf in favor of his children. समझ गए ना क्या है? जो कि किसके लिए यूज होगा? गरीबों के लिए यूज होगा। According to the Judicial Committee for the Privy Council, also in Vidya Varuthi Tirth Swamigal versus Balu Swami Iyer case, waqf means tying up of the property in the ownership of the God, the Almighty, and the devotion of the prophets for the benefit of the human beings. वही बात है, बस लिखी हुई है। The concept of the waqf was introduced in India with the advent of the Islamic rule. During the period, waqf management was very theoretically centralized in the nature. वो सब बातें लिखी हुई है। In British India, pre-British India, waqf was also closely linked to the conversion and the religious as well as a cultural appropriation. कन्वर्जन के लिए भी यूज होती थी, कह रहा है। इन हिज बुक द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, ए हिस्ट्री ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द मुस्लिम्स फेथ, थॉमस आर्नोल्ड ने ये बात कही है कि जो सूफीज थे, जो सूफी संत हुआ करते थे, एज इस्लामिक मिशनरीज की तरह काम करते थे अमोंग नॉन मुस्लिम्स, और वो कन्वर्जन करते थे। जैसे क्रिश्चियंस जो थे वो मिशनरीज लेकर आए थे जिसमें कन्वर्जन का काम होता था। ठीक है, आपने सुनी होंगी ये बातें। Historian Muzaffar Alam in his book The Language of the Political Islam India 1200 से 1800, वही 600 साल वाला जो मैंने बताया, also mentioned that Sufis used to convert Hindus to Islam, हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करते थे। Richard Atton in his work Approaches to the Study of Conversion to Islam in India called this process accretion and reform, whereby the Sufi saint would appropriate Hindu local customs and nominally convert the population to Islam. तो उसके लिए भी क्या करते थे, वो उसका यूज करते थे, मतलब उसको कुछ प्रॉपर्टी दे दी रहने के लिए और उसको कह दिया तुम मुसलमान बन जाओ। तो ये उस समय यूज करने की बातें हो रही है। द फर्स्ट रेगुलेशन दैट वाज बंगाल कोड रेगुलेशन, कहां पर आया था? बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, मद्रास प्रेसिडेंसी। याद रखना, ब्रिटिशर्स के पास 3 ही प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहां पर सबसे पहले 1810 में और 1817 में इसको लाया गया। By 1839, एक सीक्वेंस में लिख लेना, by 1839 Christian missionaries objections led the British to reduce their control, leading to the mismanagement and embezzlement of temple and mosque funds। क्योंकि उस समय क्या आ चुकी थी? क्रिश्चियन मिशनरीज आ चुकी थी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस्लामिक कन्वर्जन को रोकने की कोशिश की और क्रिश्चियन कन्वर्जन को बढ़ाने की कोशिश की। The Charitable Endowments Act of the 1890, याद रखना, further established treasuries for charitable properties. In 1920, the Charitable and the Religious Trust Act allowed any interested person to seek judicial oversight of the trust. ये सब लाया गया। 1994 में एक जजमेंट आता है, अब्दुल फाता मोहम्मद इसाक वर्सेस रसोमी दऊर केस, which became a landmark decision in the matter. It ruled that primarily benefiting the family was invalid unless those were dedicated to the charity। ठीक है, 2-4 केस याद रखना। ठीक है, फिर मुसल्लम वक्फ एक्ट आता है 1923 में, उससे पहले 1913 में आता है।
जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट को पास किया। फिर 2023 में इसको अमेंड किया गया, उसके बाद 1934 में किया गया, उसके बाद आगे चलते 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 आपके 1954 में इसको क्या बना दिया गया गवर्नमेंट ने। हाउएवर इन 1954 देन कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वक्फ एक्ट 1954, क्योंकि उस समय हमारा रिलीजन हमारा देश किसके ऊपर टूटा था, धर्म के नाम पर, तो हमें दोनों को ध्यान में रखना था, तो हमने इस एक्ट को बना दिया। Which centralized the administration of these properties. It also established वक्फ boards with significant powers. उसको powers दे दी गई। However, it raised suspicious about the government's intentions, particularly regarding appeasement of the one community. कहा गया कि सरकार एक वन कम्युनिटी को प्रमोट कर रही है, जानबूझकर मुसलमानों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ क्या रहे होंगे। In 1984, the Waqf Inquiry Committee submitted a report leading to the Waqf Amendment Act, which aimed to restructure the Waqf administration. इसको फिर दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया और उसके बाद क्या था, इसमें जो फाइनेंशियल और लूप होल्स थी उनको भरा गया और 1995 में इसको इनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2013 में इसको फिर से इनेक्ट किया गया और इसके अंदर कुछ नई पावर्स ऐड कर दी गई। 1995 एक्ट इंट्रोड्यूस द पोजीशंस ऑफ ए फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद रखना इसमें एक सीईओ होता है, ठीक है, जो कि क्या होगा, मस्ट बी मुस्लिम होना चाहिए। He is responsible for the investigation, work properties, overseeing accounts and the maintaining control and supervision of the works. याद रखना इसका जो पूरा पैसा है, इसका जो पूरी फंडिंग है, इसको देखता कौन है, तो CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इसका आर्टिकल कौन सा हम लोगों ने पढ़ा है, आर्टिकल 148, जो आपके बजट के पैसे का क्या करता है, उसका बजट के पैसे की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करता है, वही इसके पैसे की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी करता है। आपसे पूछेगा हु इज द CAG ऑफ इंडिया, तो कौन है आज के दिन, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू इज द हमारे क्या है CAG। एक होता है CGA जो अकाउंट्स को देखता है, बस वो कौन है हमारा आज के दिन, तो S दुबे, श्री दुबे। ये भी ध्यान रखना है ना, सिंपल सी 2-4 फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Why the proposed suggestions are not violative of the आर्टिकल 25 एंड 26 से मैं समझा चुका हूं कि क्यों जो आर्टिकल 25 और 26 है उसको वॉयलेट नहीं कर रहे हैं वो जो प्रपोजल्स उसमें दिए गए हैं। ठीक है, टर्की सेंट्रलाइज्ड वक्फ मैनेजमेंट अंडर द जनरल डायरेक्टरेट, टर्की ने इसको कर रखा है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया ने इसको कर रखा है, ध्यान रखना। सिंगापुर के अंदर भी सेंट्रलाइज्ड वक्फ है, ठीक है। इराक के अंदर भी वक्फ बोर्ड जो सेंट्रलाइज्ड है। ओमान के अंदर भी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि सेंटर की तरफ से उस पूरे वक्फ प्रॉपर्टी को पूरे इंडिया में क्या किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, ना कि स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा। तो स्टेट वक्फ बोर्ड अलग है, सेंट्रल अलग है। कहा गया सबको एक कर दिया जाए और इसमें कुछ रूल्स चेंज होने चाहिए, इस वजह से ये डिबेट का पार्ट बन गया। चेंज क्या चाहते हैं हम इसके अंदर 2024 में, तो हम ये चेंज चाहते हैं, समझना, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 which was introduced in the Lok Sabha today proposed several measures, ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन की न्यूज है, to the Waqf Act. One of the most significant is removal of the contribution by the non-Muslims. यानी कि इसमें जो रिमूवल किसको हटाना है, जो नॉन मुस्लिम्स इसमें पैसा दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। इट चेंजेस द डेफिनेशन ऑफ द वक्फ, ये वक्फ की डेफिनेशन बदल देगा, विच स्टेट्स दैट इट इज द डेडिकेशन ऑफ द एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ए पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर द एटलीस्ट 5 years। जो पर्सन पिछले 5 साल से कम इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है वो बंदा इसमें प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूं कि आज कोई मुसलमान बन जाए और कल ही वो अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसमें अमेंडमेंट होने की बात हो रही है। इट एड्स दैट द क्रिएशन ऑफ द वक्फ अलाल औलाद एन एंडोमेंट फॉर द फैमिली ऑफ द डोनर शेल नॉट रिजल्ट इन द डिनायल ऑफ द इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ द हायर्स। यानी कि अगर इसमें कहा गया कि इसमें क्या होना चाहिए, वक्फ अलाल औलाद होना चाहिए, मतलब अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो उसका जो बच्चा है उसको उसकी प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस राइट के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन हायर्स ऑफ द डोनर। द अमेंडमेंट फर्दर एड्स मेंटेनेंस ऑफ द विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड द ऑर्फन्स टू द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सच डेडिकेटेड प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगा, विडोज के लिए काम आएगी, डाइवोर्स वुमेन के लिए काम आएगी, और कोई ऑर्फन है तो उसके लिए काम आएगी। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेस द पोजीशन ऑफ द कलेक्टर। देखो अभी तक इसको कोई देखने वाला नहीं था, अब कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा डीसी, वो डीसी क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को देखेगा कि कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है।
of the collector who would exercise powers some of which were once vested within the वक्फ बोर्ड। पहले वक्फ बोर्ड में थी, अब उसके पास चली जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड में तो सारे मुस्लिम्स थे, लेकिन जो कलेक्टर है वो तो हिंदू भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो वहां पर करप्शन के काम कम हो जाएंगे, चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? फिर क्या कहा गया? The new act mandates all registered works to file details of the work and properties dedicated to the work board। सारी properties की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। The amendment adds a provision to stop the misappropriation of the government land by the claiming to be work property। It states that any government property identified or declared as work before or after the amendment shall not be deemed to be work property। कहा गया कि इस amendment से पहले या बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जा चुकी है, अगर वो इलीगल तरीके से की गई थी तो उसको वापस क्लेम कर लिया जाएगा। अब सोचो कितना बड़ा एक्ट, जो फर्जी इन्होंने क्लेम करके बैठे हैं। आपने बीच में सुना होगा अंबानी के घर को क्लेम कर दिया, कल को तुम्हारे इस इंस्टीट्यूट को क्लेम कर देंगे कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो इस इंस्टीट्यूट के ओनर को बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे से बिलोंग करती है। अगर ये बता नहीं पाया ना तो ये वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। तो ये चेंज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसकी नीड है और उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आप कंप्लीट नहीं हटा सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना है, आपको जज्बात में आकर नहीं कह देना कि बंद कर दिया जाए। समझ में आ रही है? और वही सरकार करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। It states that any government property, ठीक है, समझ गया। In case of the dispute, the collector will conduct an inquiry। अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो कलेक्टर उसको देखेगा। तो सिंपल इसको ट्रांसपेरेंसी में लाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती किसी भी प्रॉपर्टी को आप क्लेम नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये दो चार बातें एटलीस्ट ध्यान रखना, कब हुआ, कैसे नहीं हुआ। एज पर करंट लॉ, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी इज फाइनल विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब चैलेंज नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड के किसी ने कह दिया कि जो एंटी लिया है वो मेरा है, तो मतलब उन्हीं का है। लेकिन बाद में कलेक्टर देखेगा, पूरी जांच होगी, उसके बाद जाकर पता चलेगा है कि नहीं है। समझ गए? तो कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं। The amendment changes this, saying that a suit can be constituted within a period of 2 years from the publication of the list of the Waqf properties। Section 40 of the Waqf Act, which allows the board to collect information regarding any property which it has reason to believe to be Waqf property, has been abolished। उसको हटा दिया गया है। It further states that 2 non-Muslims members will be appointed to the Waqf board। समझ गए? 2 non-Muslim members भी होंगे, यानी हिंदूज भी होंगे, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि हाँ प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं क्लेम की जा रही है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम 2 वुमेन मेंबर्स, और 2 वुमेन मेंबर्स भी होंगी। मिडाइवल पीरियड, ये मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत, मुगल एरा, ठीक है। सबसे पहले 1913, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पहले आ चुका था, क्योंकि मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कांग्रेस आज़ादी की तरफ जाए, तो उन्होंने पहले मुस्लिम लीग बनाई। आपने सुना होगा ना, मुस्लिम लीग इसीलिए तो बनी थी कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए बंगाल डिवीजन किया गया। बंगाल डिवीजन हो नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो आपके ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उस सलीमुल्लाह खान को लॉर्ड मिंटो सेकंड ने शिमला में बुलाया और उसका दिमाग को, उसको माइंड वॉश किया कि देख, अगर हिंदू यहां पर है और कल को हम चले जाते हैं तो हिंदू रूल करेंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। तो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम सही में चाहते हो कि तुम्हारा सरकार में बना रहना रहे, तुम एग्जिस्ट करो, तो तुम एक पार्टी बना लो और तुम्हारी पार्टी को हम सेपरेट इलेक्टोरल दे देंगे। तो याद रखना, मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो उस समय वाइसराय ऑफ इंडिया थे। 1906 में उसने बनाई, सलीमुल्लाह खान उसका हेड बना, उसने बनाया, उसके ग्रुप्स बने, पार्टियां बनी, हर साल उसके सेशन होने लगे। और फिर 1909 का जो एक्ट था, जिसको हमने नाम दिया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि मार्ले उस समय हमारे क्या थे, इंडियन सेक्रेटरी, मिंटो उस समय हमारे वाइसराय थे। उसके अंदर क्या कहा गया, जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। और जब सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया, तो सेपरेट इलेक्टोरल का ये मतलब होता है समझना कि जहां पर मुस्लिम्स खड़े हैं वो लड़ेगा, चाहे वहां पास 80% हिंदू रहते हो, 20% मुस्लिम रहते हो, हमेशा इलेक्शन में मुस्लिम ही लड़ेगा। और जब हमेशा मुस्लिम ही लड़ेगा तो हमेशा जीतेगा भी मुस्लिम ही। तो मतलब सरकार में बना रहेगा कौन, मुस्लिम, कोई ना कोई आदमी। तो इन लोगों को ये तसल्ली दे दी गई कि हाँ तुम भी रहोगे पार्टी सरकार के अंदर। तो याद रखना, यही जो सोच थी, याद रखना, भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था उसका बीज यही था मुस्लिम लीग का बनना। अगर उस दिन लॉर्ड मिंटो सेकंड उस मुस्लिम लीग को नहीं बनाता, तो इमेजिन करो सारे के सारे लोग होते कांग्रेस में, मुस्लिम्स भी, नॉन मुस्लिम्स भी, हिंदूज भी। नेशनलिस्ट मुस्लिम्स वर पार्ट ऑफ कांग्रेस, एंटी नेशनलिस्ट मुस्लिम वर पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग। आगे चलकर यही सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड कन्वर्ट हो जाएगी सेपरेट नेशन।
जो चौधरी रहमत अली 1933 में देगा पाकिस्तान कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, वही मोहम्मद अली जिन्ना 1914 में कहेगा पाकिस्तान ऑफिशियल डिमांड कर लेगा। उसी के लिए 1946 में वो कहेगा डायरेक्ट टैक्स संडे हिंदुओं को मारा जाएगा। फिर दुखी होकर नेहरू कहेगा जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो, डिवीजन कर दिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान बना था, उसका रीजन भी क्या था, तो मुस्लिम लीग का बनना था। और मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी तुम समझ चुके हो। और उसी टाइम पर जब नहीं टूट रही थी कांग्रेस, नहीं हो रहा था डिवीजन, तो उन्होंने वक्फ एक्ट को भी रेगुलेट कर दिया दोबारा से, उनके लिए और काम किए गए। आगे चलकर यही क्या बना, भारत के डिवीजन का पार्ट भी बना। बात समझ में आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या मानी जाती है कांग्रेस की, तो आपने पढ़ा होगा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना और आपके किसके बीच में हुआ था, आपके बाल गंगाधर तिलक, दोनों ने हाथ मिला लिया। उसने कहा तू मेरे स्वराज की बात में एग्री कर जा, उसने कहा कि मैं तुझे सेपरेट इलेक्टोरल दे दूंगा। उस दिन अगर कांग्रेस उसकी इस बात को नहीं मानती, लखनऊ पैक्ट को, तो भी भारत के दो टुकड़े नहीं हुए होते। बात समझ में आ रही है। तो ये सारा अंग्रेजों का किया धरा भी है, ठीक है। उसके बाद हमारी सरकारों की भी गलतियां थी कि हमने इन एक्ट को और ज्यादा मजबूत कर दिया, मजबूरी लगा लो, जानबूझ के लगा लो, जो भी हुआ। लेकिन आज ये बात आ चुकी है कि भारत में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही है। बस उसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जो तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने मुद्दे हो सकते थे वो सारे हमने लगभग डिस्कस करने की कोशिश की है। स्ट्रक्चर क्या होती है वक्फ बोर्ड की समझना। सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, जिसमें अपेक्स बोर्ड ही सेटअप इन 1964 में बनी थी अंडर द वक्फ एक्ट ऑफ द 1954। ये सारे फैक्चुअल डाटा आप याद कर सकते हो। स्टेट वक्फ बोर्ड बने होते हैं, हर स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड बना होता है जो इनको प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। वक्फ की प्रॉपर्टीज जो मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, ग्रेवयार्ड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लैंड होल्डिंग्स है। इंडिया के पास 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। और समझ में आ रही, सारी मुस्लिम से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। Ensuring the वक्फ properties are used for the religious, educational, ये मैं समझा चुका हूँ क्या क्या है। प्रिवेंट एनक्रोचमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल ओवरसाइट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए क्या है, तो सब बने हुए, ट्रिब्यूनल बनी हुई है। लेकिन अब कहा गया कलेक्टर के पास जाएगा। वक्फ बोर्ड रेगुलेशन के लिए 1995, फिर 2013 में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और जुडिशियल ओवरसाइट इसमें जस्ट देख लेना एक बार। नेक्स्ट कौन सा, वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, 6 लाख एकड़ की जमीन है, ये वो है ना, सारा बेसिक डाटा आप इसमें समझ सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला और उसके बाद महाराष्ट्र। रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, वही सब लिखा हुआ है कि इसमें क्यों हम चाहते हैं चेंजमेंट करना। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव कर रखे हैं, तो प्लीज फैक्चुअल डाटा इसको लिख लेना अच्छे से, आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK, ए स्कीम एम्ड एट इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। चलो मुझे कमेंट करके बताना कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कब आया था, ये आपका क्वेश्चन है आज का। वामसी पोर्टल बनाया गया, एन ऑनलाइन पोर्टल दैट अलाउज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। एक पोर्टल भी ध्यान रखना। ग्रांट स्कीम्स बनाई गई उसके लिए, ठीक है, जिसमें उनको पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको एक चीज समझ में आई होगी वक्फ बोर्ड के बारे में, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या रूल्स हैं, अमेंडमेंट में क्या करना चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो सब चीजें हमने जानने की कोशिश की, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि इसको क्या इमीडिएट इफेक्ट से हटा देना चाहिए। याद रखना उसके प्रोज कौन से याद कर लेना दिमाग में, कि एकदम से हटा दिया तो दंगे भी हो सकते हैं। और अगर हटाना चाहिए तो कैसे हटाना चाहिए, क्या प्रोविजन होना चाहिए, तो आप भी अपनी राय दें। कल को पता चले आप जज बन जाए तो आपकी भी तो राय होनी चाहिए ना। तो मैं इंतजार करूंगा आप क्या क्या उसमें सजेशन देते हो कि सर ऐसे ऐसे होना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या रेगुलेशंस, आप भी अपनी राय दे सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में।